हेलो एवरीवन, माई सेल्फ SR यादव। आज की इस क्लास में हम BA LLB 7th सेम पेपर सेकेंड एवं LLB फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 4th लॉ ऑफ क्राइम फर्स्ट BNS अर्थात आपराधिक विधि प्रथम भारतीय न्याय संहिता के संबंध में चर्चा करेंगे। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारा जो आज का टॉपिक है निजी प्रतिरक्षा प्राइवेट डिफेंस अर्थात जैसा कि IPC में भी बताया गया था राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अर्थात निजी प्रतिरक्षा का अधिकार या व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार। तो आज की इस क्लास में हमारा जो अंतिम टॉपिक है ये अभी तक धारा 41 से लेकर के 43 तक में उपबंधित पहले था धारा 38, 39 और 40 में शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकारों के संबंध में उपबंध। इसके बाद में धारा 41, 42 एवं 43 संपत्ति के संबंध में निजी प्रतिरक्षा के अधिकारों के संबंध में वर्णन किया गया था। और हमारी अंतिम धारा बचती है धारा 44, क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो भी हैं यानी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार जो भी हैं वो धारा 34 से लेकर के और 44 तक में टोटल हैं और 43 तक हमारी पिछली कक्षाओं में क्रमानुसार एक एक करके सारी धाराओं में जो उपबंध हैं उनके बारे में चर्चा हो गई थी। तो अंतिम धारा आज जो इस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस या निजी प्रतिरक्षा के अधिकारों के संबंध में है ये है। तो इस धारा में बताया गया है घातक हमले के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति के अपहानि होने की जोखिम है। कहने का तात्पर्य घातक हमले के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति निजी प्रतिरक्षा का निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करता है तो और उस दौरान वहाँ पर उस निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में किसी निर्दोष लोगों के मारे जाने की आशंका है या उनके अपहरण होने की जोखिम है, तो क्या ऐसी अवस्था में उस जोखिम तक ये अधिकार विस्तारित हो जाता है। इस धारा में स्पष्ट किया गया है। तो धारा 44 कहती है कि जब कभी कोई निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अर्थात प्रतिरक्षक अपने को ऐसी स्थिति में पाता है कि जब वह अपने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा होता है और ऐसी अवस्था में कहीं ऐसी जोखिम आ जाती है जहां पर निर्दोष लोगों की अपहानि होने की होती है, तो ऐसी अवस्था में उस प्रतिरक्षक को निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग उस जोखिम उठाने तक विस्तारित हो जाएगा। अर्थात वो व्यक्ति उस जोखिम के साथ ही अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। इसके संबंध में एक दृष्टांत है। एक A नामक व्यक्ति होता है, दृष्टांत में बताया गया है एक A नामक व्यक्ति है और इस A नामक व्यक्ति पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है। ये जो भीड़ है ये इस A नामक व्यक्ति पर आक्रमण करती है, हमला करती है। अब ये A नामक व्यक्ति अपनी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो गोली न चलाए। अर्थात इसको अपनी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में गोली चलानी पड़ेगी, तभी वो अपनी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से कर सकता है। और जब इसके द्वारा कोई गोली इन भीड़ पर चलाई जा रही है तो भीड़ में कुछ लोग तो बतौर आक्रमणकारी कार्य कर रहे हैं यानी ए पर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन इसमें दो नन्हे शिशु भी शामिल हैं यानी छोटे छोटे दो बच्चे भी शामिल हैं। उन बच्चों को इस आक्रमण से या इस भीड़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो भीड़ के अंदर हैं और ये व्यक्ति जब गोली चलाएगा तो ऐसी अवस्था में उन शिशुओं के मारे जाने की या अपहरण होने की जोखिम है। तो क्या ऐसी अवस्था में ये व्यक्ति उन शिशुओं की जोखिम उठाने तक
अपने इस निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। ये धारा सकारात्मक उत्तर के साथ उपबंध करती है कि हाँ, ऐसी स्थिति में इस ए नामक व्यक्ति द्वारा गोली चलाने पर इन शिशुओं के अपहानि होने तक की जोखिम जो है उसका विस्तार हो जाता है, अर्थात उस जोखिम के साथ वो अपने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो इस तरीके से घातक हमले के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्तियों के अपमान होने की जोखिम है, वो विस्तारित हो जाता है। तो अब इस टॉपिक के अंतर्गत, हालांकि एक बड़ा लंबा विषय रहा है, लंबा टॉपिक रहा है, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार या प्राइवेट डिफेंस, पिछले कम से कम 4-5 क्लासों में ये कवर हो पाया है। इसके लिए धारा 34 से 44 तक में सारे उपबंध थे। इसको कंप्लीट होने के लिए करीब 5-6 क्लास हमारे इसमें शामिल हुई हैं। तो ऐसी अवस्था में इस तरीके से क्या होती है निजी प्रतिरक्षा, शरीर की, संपत्ति की, कैसे कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, कब इन प्रतिरक्षाओं को किया जाता है, किन धाराओं के निर्बंधनों के अधीन किया जाता है, किन के विरुद्ध ये प्राप्त होती हैं, किन के विरुद्ध नहीं प्राप्त होती हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं इन क्लासेस में हमारी स्पष्ट होती हैं निजी प्रतिरक्षा के अधिकारों के संबंध में। जैसा कि धारा 37 में अंतर्विष्ट निर्बंधन थे, जिनके अधीन रहते हुए ही निजी प्रतिरक्षा के अधिकारों का इस्तेमाल किया जा सकता था। और धारा 37 में जो व्यक्ति बताए गए थे उसमें लोक सेवक था या लोक सेवक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति था वो, और लोक प्राधिकारियों के सहायता प्राप्त कर लेने तक या एक्सीड करने की बात की गई थी, उनके अधीन रहते हुए ही किया जा सकता था। तो अब हमारी इस निजी प्रतिरक्षा के टॉपिक में आज के इस क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।